जब एक बंदूक से गोली चलती है ना, तो उसका वेग, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव, उस पर लगने वाला वायु का घर्षण, ये सब भौतिक विज्ञान की यांत्रिकी मतलब मैकेनिक्स का हिस्सा है। बिल्कुल, ये सब कुछ गणित के उन साफ सुथरे नियमों से बंधा हुआ है जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। न्यूटन के नियम यहाँ पूरी तरह लागू होते हैं। हाँ, लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि वो गोली किसी लकड़ी के मोटे ब्लॉक में धंसकर अचानक रुक जाती है। उसकी गति बिल्कुल शून्य हो गई। सही कहा। और यहीं से सबसे दिलचस्प सवाल पैदा होता है ना? क्योंकि हम जानते हैं कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं हो सकती। तो वो प्रचंड गतिज ऊर्जा, मतलब वो जो मोशन था, आखिर वो चला कहाँ गया? वो गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है, मतलब हीट में। गोली और लकड़ी दोनों का तापमान अचानक बहुत तेजी से बढ़ जाता है। अच्छा, तो मतलब जहां यांत्रिकी के दिखने वाले नियम खत्म होते हैं, वहीं से ऊष्मा गतिकी यानी थर्मोडायनामिक्स की शुरुआत होती है। थर्मोडायनामिक्स के सूक्ष्म दुनिया में हम किसी वस्तु की बाहरी गति नहीं देखते, हम उसके भीतर मौजूद लाखों करोड़ों अणुओं की जो अव्यवस्थित गति है, उनके टकराव का अध्ययन करते हैं। और मुझे लगता है इसी अदृश्य दुनिया को समझने में वैज्ञानिकों को शुरुआत में बहुत बड़ा भ्रम हुआ था, क्योंकि 18वीं सदी तक तो यही माना जाता था कि ऊष्मा कोई बहने वाला द्रव है। हाँ, उस अदृश्य द्रव को कैलोरिक नाम दिया गया था। उस समय की वैज्ञानिक धारणा यही थी कि कैलोरिक एक ऐसा तरल है जिसका न तो कोई भार है और न ही कोई रंग। मतलब एक अदृश्य पानी की तरह? हाँ बिल्कुल। उनका मानना था कि ये तरल हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बहता है। जब किसी वस्तु में ये कैलोरिक भर जाता है तो वो गर्म हो जाती है, और जब निकल जाता है तो ठंडी हो जाती है। लेकिन इसमें तो एक बहुत बड़ी तार्किक खामी है। अगर ऊष्मा एक द्रव है तो किसी भी वस्तु के अंदर उसकी एक सीमित मात्रा ही होनी चाहिए। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जैसे एक स्पंज का उदाहरण ले लीजिए। उसमें पानी की एक तय मात्रा होती है। आप स्पंज को निचोड़ेंगे तो सारा पानी बाहर आ जाएगा। हाँ, और एक समय बाद पानी आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो कैलोरिक के साथ भी तो ऐसा ही होना चाहिए था ना? और इसी बात ने बेंजामिन थॉमसन, जिन्हें हम काउंट रमफर्ड के नाम से जानते हैं, उनका दिमाग घुमा दिया। 1798 में उन्होंने म्यूनिक में एक ऐसा प्रयोग किया जिसने भौतिकी की दिशा ही बदल दी। अरे वाह! वो तोपों के कारखाने वाला प्रयोग ना? हाँ, वो कारखाने के प्रभारी थे। वहां पीतल की विशाल तोपों के बैरल में छेद किया जा रहा था, मतलब बोरिंग की जा रही थी। घोड़ों की मदद से भारी लोहे के ड्रिल को पीतल में घुमाया जा रहा था। लोहे और पीतल के इस भयंकर घर्षण से तो बहुत ज्यादा गर्मी पैदा हो रही होगी। गर्मी इतनी प्रचंड थी कि रमफर्ड ने उस तोप के चारों ओर पानी से भरा एक बक्सा रख दिया, और आप मानेंगी नहीं, कुछ ही घंटों में वो सारा पानी उबलने लगा। क्या बात कर रहे हैं? बिना किसी आग के? बिल्कुल, बिना आग के पानी उबल रहा था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जब तक घोड़े उस ड्रिल को घुमाते रहे, तब तक ऊष्मा लगातार निकलती रही। ऐसा कभी नहीं हुआ कि तोप के अंदर का सारा कैलोरिक द्रव खत्म हो गया हो। अरे, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ऊष्मा द्रव हो ही नहीं सकती। अगर द्रव होती तो तोप के अंदर से एक न एक दिन पूरी तरह खत्म हो जाती। यही रमफोर्ड का निष्कर्ष था। लगातार घर्षण से ऊष्मा का अनंत स्रोत पैदा होना ये साबित करता है कि ड्रिल को घुमाने में जो कार्य या वर्क किया जा रहा है, वही ऊर्जा का रूप बदलकर ऊष्मा बन रहा है। तो यहाँ से ऊष्मा की आधुनिक परिभाषा स्थापित हुई कि ऊष्मा कोई तरल नहीं, बल्कि ऊर्जा का ही एक रूप है जिसे यांत्रिक कार्य द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। सही। और ये कॉन्सेप्ट बोर्ड एग्जाम्स और नीट में बहुत पूछा जाता है। हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। अब जब ये स्पष्ट हो गया, तो अगला कदम था इस ऊष्मा को मापना। हम ये कैसे तय करेंगे कि कौन सी वस्तु कितनी गर्म है? क्योंकि सिर्फ छूकर देखना तो कोई वैज्ञानिक पैमाना हो नहीं सकता। हमारी त्वचा तो धोखा खा सकती है। बिल्कुल। इसके लिए हमें तापीय साम्य मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम को समझना होगा। इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इसके लिए दो तरह की दीवारों की कल्पना कीजिए। पहली है रुद्धोष्म दीवारें, मतलब एडियाबैटिक वॉल्स। हाँ, एडियाबैटिक वॉल्स वो होती हैं जिनसे ऊष्मा बिल्कुल आर पार नहीं जा सकती, जैसे एक बहुत ही हाई क्वालिटी का थर्मस फ्लास्क, जिसमें रखी गर्म चाय घंटों तक गर्म ही रहती है। सही कहा। और दूसरी होती हैं ऊष्मा पार्य दीवारें या डायथर्मिक वॉल्स, जो ऊष्मा की सुचालक हैं, जैसे तांबे या एल्यूमिनियम की चादर। तो अगर हम दो अलग अलग तापमान वाली गैसों को एक डायथर्मिक दीवार के जरिए संपर्क में लाते हैं, तो उनके बीच ऊष्मा का आदान प्रदान तब तक होगा जब तक दोनों का तापमान एक समान ना हो जाए। और इसी स्थिर अवस्था को
तापीय साम्य या थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। समझ गए। लेकिन इस पूरे चैप्टर में एक बहुत ही अजीब नाम वाला नियम आता है, शून्य कोटि का नियम, मतलब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हाँ, ये बहुत ही रोचक है। मैं यही सोच रही थी कि जब ऊष्मागतिकी के पहले और दूसरे नियम पहले से ही मौजूद थे, तो बाद में आए इस नियम को शून्य क्यों कहा गया? इसे तीसरा नियम क्यों नहीं कहा गया? विज्ञान के इतिहास में ऐसा बहुत कम होता है। बात 1931 की है, जब आर.एच. फाउलर ने इस नियम को परिभाषित किया। तब तक पहला और दूसरा नियम पूरी तरह स्थापित हो चुके थे। तो फिर फाउलर को नया नियम क्यों लाना पड़ा? क्योंकि पहले और दूसरे नियम में एक बुनियादी कमी रह गई थी, जिसे सबने नजरअंदाज कर दिया था। वो कमी थी तापमान, यानी टेम्परेचर की स्पष्ट वैज्ञानिक परिभाषा। क्या मतलब बिना तापमान को ठीक से परिभाषित किए ही वैज्ञानिकों ने बाकी नियम बना दिए थे? हाँ, व्यावहारिक रूप से ऐसा ही हुआ था। फाउलर का नियम कहता है कि यदि दो निकाय मान लेते हैं ए और बी, किसी तीसरे निकाय सी के साथ अलग अलग तापीय साम्य में है, तो वो आपस में भी तापीय साम्य में होंगे। अच्छा, चूंकि ये नियम पूरी थर्मोडायनेमिक्स की नींव मतलब तापमान को परिभाषित करता है, इसलिए इसे तार्किक रूप से पहले नियम से भी पहले रखा जाना जरूरी था। बिल्कुल। इसीलिए इसे पहला या तीसरा नहीं बल्कि शून्य स्थान दिया गया। जीरोथ लॉ। इसे एक थर्मोमीटर के उदाहरण से बहुत आसानी से विजुलाइज कर सकते हैं। मान लीजिए थर्मोमीटर हमारा निकाय सी है। हाँ, ये उदाहरण एकदम सटीक है। तो हमने थर्मोमीटर को निकाय ए मतलब 1 कप चाय में डाला और उसने 60 डिग्री की रीडिंग दी। फिर उसी थर्मोमीटर को निकाय बी मतलब दूसरे कप चाय में डाला और वहां भी 60 डिग्री की ही रीडिंग आई। तो इसका सीधा मतलब है कि ए और बी का तापमान आपस में भी बराबर है। सुनने में ये कॉमन सेंस लगता है, लेकिन तापमान मापने का यही मूल वैज्ञानिक सिद्धांत है। तापमान का आधार तो मिल गया, लेकिन अब हमें किसी भी निकाय के भीतर झांकना होगा। यहाँ आंतरिक ऊर्जा या इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है ना, हाँ, जिसे हम यू से दर्शाते हैं। किसी गैस के बर्तन के अंदर जो अनगिनत अणु हैं, वे लगातार इधर उधर भाग रहे हैं, टकरा रहे हैं। उन सभी अणुओं की गतिज ऊर्जा और उनके बीच के आकर्षण बल के कारण मौजूद स्थितिज ऊर्जा का कुल योग ही आंतरिक ऊर्जा है। एकदम सही। और इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए आप वो बैंक अकाउंट वाली उपमा का इस्तेमाल कर सकती हैं। वो बहुत कारगर है। हाँ, मैं अक्सर सोचती हूँ कि अगर किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा उसका बैंक बैलेंस है, तो उस बैलेंस को बदलने के लिए हमें कुछ ट्रांजैक्शन करने होंगे। बिल्कुल। ऊष्मागतिकी में ऊष्मा और कार्य बिल्कुल उसी तरह के ट्रांजैक्शन है। हम निकाय को ऊष्मा देकर उसके खाते में ऊर्जा जमा कर सकते हैं या निकाय से कार्य करवाकर उसके खाते से ऊर्जा निकाल सकते हैं। इस पर ध्यान दीजिए। ये उपमा एक बहुत ही सूक्ष्म भौतिक सत्य को सामने लाती है। आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था चर है, मतलब स्टेट वेरिएबल है। स्टेट वेरिएबल मतलब मेरा वर्तमान बैंक बैलेंस केवल मेरी आज की स्थिति पर निर्भर करता है। हाँ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पैसा यूपीआई से आया, चेक से आया या 10 साल पहले नकद जमा किया गया था। मतलब निकाय की आंतरिक ऊर्जा केवल उसकी वर्तमान स्थिति, जैसे उसके दाब, आयतन और तापमान पर निर्भर करती है। वो निकाय इस स्थिति तक पहुंचा कैसे, उस रास्ते से उसे कोई मतलब नहीं। बिल्कुल सही। और वहीं दूसरी ओर ऊष्मा और कार्य अवस्थाचर नहीं है, वे पूरी तरह से रास्ते यानी पाथ पर निर्भर करते हैं। अच्छा, तो यहीं से ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जन्म लेता है। हाँ, जो मूल रूप से ऊर्जा संरक्षण का ही एक रूप है। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ऊर्जा संरक्षण का सीधा सा मतलब है कि किसी निकाय को दी गई कुल ऊर्जा 2 जगहों पर खर्च होती है। पहला आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में और दूसरा बाहरी कार्य करने में। इसे नीट के एक बहुत ही फेवरेट और वास्तविक उदाहरण से समझते हैं। पानी का उबलना। जब हम 1 ग्राम पानी को द्रव से भाप में बदलते हैं, तो उसे लगभग 2256 जूल ऊष्मा दी जाती है। ये हमारी दी गई कुल ऊष्मा है। अब पानी जब भाप बनता है तो वो फैलता भी तो है। मैंने पढ़ा है कि 1 ग्राम पानी का आयतन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर से बढ़कर लगभग 1671 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाता है। सही आंकड़ा है। और इस भारी फैलाव के दौरान भाप को वायुमंडलीय दाब के विरुद्ध जगह बनानी पड़ती है, मतलब उसे फैलने के लिए कार्य करना पड़ता है।
लेकिन भाप द्वारा जो कार्य किया जाता है वो होता कितना है? सबसे दिलचस्प बात यही है, ये कार्य सिर्फ लगभग 169 जूल होता है। क्या 169? ये तो बहुत बड़ा अंतर है। हमने पानी को कुल 2256 जूल ऊष्मा दी, लेकिन बाहरी कार्य सिर्फ 169 जूल हुआ। हाँ, तो बाकी की भारी भरकम ऊष्मा, मतलब लगभग 2087 जूल, वो कहाँ गायब हो गई? वो ऊष्मा गायब नहीं हुई। वह पानी के अणुओं के बीच के मजबूत बंधनों को तोड़ने और अणुओं की गति बढ़ाने में खर्च हो गई। अच्छा, तो वो पूरी की पूरी 2087 जूल ऊष्मा निकाय की आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में जमा हो गई, बैंक अकाउंट में। एकदम सही। ये प्रथम नियम की सुंदरता है। ब्रह्मांड में ऊर्जा के एक एक जूल का पूरा हिसाब रहता है, कुछ भी गायब नहीं होता। वाह। इस बिंदु पर हमें ये भी समझना होगा कि हम इन अवस्था चरों को मापते कैसे हैं। भौतिकी में इन्हें गैन और विस्तीर्ण चर में बांटा जाता है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। ये वर्गीकरण आगे के प्रक्रमों को समझने के लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए एक बहुत ही शानदार थॉट एक्सपेरिमेंट है। हाँ, वो कमरे वाला ना। किसी भी निकाय, मान लीजिए एक गैस से भरे कमरे की कल्पना कीजिए। बिल्कुल। अब उस कमरे के बीचों बीच एक काल्पनिक दीवार खींचकर उसे 2 बराबर हिस्सों में बांट दीजिए। तो जो चर आधा हो जाए वो विस्तीर्ण मतलब एक्सटेंसिव चर है, क्योंकि वो निकाय के आकार या मात्रा पर निर्भर करता है। जैसे कमरे को आधा करने पर हवा का कुल आयतन आधा हो जाएगा, हवा का द्रव्यमान आधा हो जाएगा, तो आयतन और द्रव्यमान विस्तीर्ण चर हुए। बहुत बढ़िया। और जो चर न बदलें वे गहन या इंटेंसिव चर हैं। मतलब कमरे को आधा करने के बाद भी दोनों हिस्सों का तापमान तो वही रहेगा जो पहले पूरे कमरे का था। हाँ, दाब भी एक समान रहेगा। हाँ, इसलिए तापमान और दाब गहन चर हैं। अब जब हम इन चरों में बदलाव करते हैं तो विभिन्न प्रकार के थर्मोडायनामिक प्रोसेस जन्म लेते हैं। जैसे एक है स्थैतिक कल्प प्रक्रम, मतलब क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, जो असल में एक पूरी तरह से काल्पनिक स्थिति है। हाँ, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो इतनी अनंत धीमी गति से होती है कि निकाय हर पल अपने परिवेश के साथ तापीय साम्य में रहता है। लेकिन वास्तविक दुनिया में जो 2 प्रक्रम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वे है समतापी और रुद्धोष्म, मतलब आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। सही कहा। समतापी प्रक्रम में पूरी प्रक्रिया के दौरान तापमान स्थिर रहता है, मतलब आंतरिक ऊर्जा में कोई बदलाव नहीं हो रहा। बैंक बैलेंस वही का वही है। तो हम जो भी ऊष्मा निकाय को देंगे वो पूरी की पूरी बाहरी कार्य में बदल जाएगी। बिल्कुल। और इसके ठीक विपरीत रुद्धोष्म प्रक्रम में निकाय और परिवेश के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान बिल्कुल शून्य होता है। बाहर की ऊष्मा न अंदर आ सकती है, न अंदर की बाहर जा सकती है। लेकिन व्यावहारिक दुनिया में ऐसा कैसे संभव है? कोई भी दीवार या थर्मस 100% ऊष्मारोधी कैसे हो सकता है? ऊष्मा तो अपना रास्ता निकाल ही लेगी ना। बहुत ही तार्किक सवाल है। इसे हासिल करने के 2 तरीके हैं। पहला तो वही आदर्श ऊष्मारोधी बर्तन, जो कि असल में संभव नहीं है। और दूसरा और अधिक व्यावहारिक तरीका यह है कि प्रक्रिया इतनी तीव्र गति से हो कि ऊष्मा को अंदर या बाहर जाने का समय ही ना मिले। अरे, जैसे कार या साइकिल के टायर का अचानक फटना। बिल्कुल सही। जब टायर फटता है तो उसके अंदर की उच्च दाब वाली हवा अचानक बाहर की तरफ फैलती है। और इस तेजी से होने वाले फैलाव के लिए हवा को वायुमंडलीय दाब के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है। चूंकि ये पूरी प्रक्रिया 1 सेकंड के भी अंश में हो जाती है, इसलिए बाहर से ऊष्मा को अंदर आने का समय ही नहीं मिलता। लेकिन हवा को फैलने का कार्य तो करना है जी। और बाहर से कोई ऊष्मा नहीं मिल रही, तो वो ऊर्जा लाएगी कहाँ से? आप ये बताइए। वो अपने ही बैंक खाते से, मतलब अपनी ही आंतरिक ऊर्जा को खर्च करके ये कार्य करेगी। एकदम सही। और जब हवा अपनी आंतरिक ऊर्जा खर्च करती है तो उसका तापमान तुरंत गिर जाता है। अरे वाह। इसी कारण फटे हुए टायर से निकलने वाली हवा हमें ठंडी महसूस होती है। मैं हमेशा सोचती थी ऐसा क्यों होता है। ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन का एक बहुत ही शानदार और प्रत्यक्ष प्रमाण है। एग्जाम में ये उदाहरण बार बार पूछा जाता है। अब तक हमने ऊर्जा के संरक्षण की बात की। जी। प्रथम नियम कहता है कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती, तो एक बड़ा सवाल उठता है। पूछिए। क्या हम कोई ऐसा इंजन बना सकते हैं जिसे हम 100 यूनिट ऊष्मा दें और वो हमें 100 यूनिट कार्य करके दे दे, मतलब 100% एफिशिएंसी? यहीं पर प्रकृति अपना सबसे कठोर नियम लागू करती है, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ। प्रकृति साफ कहती है कि 100% कार्यकुशलता असंभव है। लेकिन क्यों? ऊर्जा तो हमारे पास है ही,
फिर प्रकृति उसे पूरी तरह कार्य में बदलने से क्यों रोक रही है? इसके पीछे दो बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक कथन हैं। पहला है केल्विन प्लैंक का कथन। वो क्या कहता है? इसके अनुसार ऐसा कोई भी इंजन बनाना संभव नहीं है जो किसी एक गर्म स्रोत से ऊष्मा ले और उसे पूरी तरह से कार्य में बदल दे, बिना कुछ ऊष्मा किसी ठंडे सिंक में छोड़े। मतलब एक इंजन को काम करने के लिए सिर्फ एक गर्म स्रोत काफी नहीं है। आपको गाड़ी के इंजन से धुआं और गर्मी बाहर निकालने के लिए साइलेंसर और रेडिएटर चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल, कुछ ऊष्मा तो बर्बाद करनी ही पड़ेगी। और दूसरा कथन है क्लॉसियस का। इसके अनुसार बिना किसी बाहरी कार्य के ऊष्मा कभी भी अपने आप ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती। यही तो रेफ्रिजरेटर का सिद्धांत है ना। फ्रिज के अंदर ठंडक होती है और बाहर कमरे में गर्मी। फ्रिज ठंडी जगह से ऊष्मा निकालकर गर्म कमरे में फेंकता है। हाँ, और चूंकि ये प्रकृति के प्राकृतिक प्रवाह के विरुद्ध है, इसलिए उसे चलाने के लिए हमें बाहर से बिजली देनी पड़ती है, कंप्रेसर चलाना पड़ता है। मतलब बाहरी कार्य करना पड़ता है। सही। इन दोनों कथनों के आधार पर 1824 में सारी कार्नो ने एक आदर्श इंजन की परिकल्पना की, कार्नो इंजन, जो एक पूरे तरह से रिवर्सिबल इंजन है और 4 चरणों में काम करता है। हाँ, 2 समतापी और 2 रुद्धोष्म चरण। कार्नो इंजन की दक्षता केवल गर्म स्रोत और ठंडे सिंक के तापमान के अंतर पर निर्भर करती है। मतलब तापमान के बीच जितना ज्यादा अंतर होगा, इंजन उतना ही अधिक कार्यकुशल होगा। लेकिन चूंकि हम कभी भी ठंडे सिंक का तापमान परम शून्य मतलब एब्सोल्यूट जीरो तक नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए दक्षता कभी भी 100% नहीं हो सकती। तो ये दक्षता प्रकृति द्वारा निर्धारित वह सर्वोच्च सीमा है जिसे ब्रह्मांड का कोई भी वास्तविक इंजन पार नहीं कर सकता। बिल्कुल, हम कितनी भी उन्नत तकनीक लगा लें, ऊर्जा रूपांतरण में कुछ ना कुछ हिस्सा हमेशा के लिए अनुपयोगी ऊष्मा के रूप में बर्बाद हो ही जाता है। इस पूरे विश्लेषण से एक बात बहुत ही स्पष्ट होती है, हम जो कुछ भी करते हैं, प्रकृति ऊर्जा के हर रूपांतरण पर एक टैक्स वसूलती है। हाँ, एंट्रोपी के रूप में। और यहीं से एक बहुत ही खौफनाक विचार जन्म लेता है। यदि ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा इसी तरह हर पल धीरे धीरे अनुपयोगी ऊष्मा में बदलती जा रही है, और ऊष्मा हमेशा गर्म से ठंडे की ओर बहती है, तो एक दिन ऐसा आएगा जब पूरे ब्रह्मांड का तापमान एक समान हो जाएगा, कोई तापांतर नहीं बचेगा। और जब तापांतर नहीं होगा तो कोई ऊष्मा प्रवाह नहीं होगा, कोई कार्य संभव नहीं होगा। न कोई इंजन चलेगा, न कोई तारा चमकेगा, न कोई जीवन बचेगा। विज्ञान में इससे ही तो हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स कहा जाता है। बिल्कुल, ऊष्मागतिकी के ये नियम केवल किताबों या बोर्ड एग्जाम्स तक सीमित नहीं है, ये हमारे ब्रह्मांड के अंतिम भविष्य की कहानी लिख रहे हैं।